नेक्स्ट टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन इसे पूछ ही लेता है। एक एक टॉपिक जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वो सारे टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं, 22 से 23 क्वेश्चन में हर टॉपिक की अपनी महत्ता है। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित उनका वर्गीकरण किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया, किस आधार पे किया। तो नाम तो सुना ही होगा आपने, कैरोलस लीनियर्स का, ठीक है। ये नाम सुना होगा एक, अभी लिखना नहीं है, जो मैं लिखवाऊँ वो है, ये पर्सन है कैरोलस लीनियस। यही वो आदमी है जिसने आधुनिक समय में, आधुनिक काल में जो अभी वर्गीकरण माना जाता है, इसी व्यक्ति का वर्गीकरण माना जाता है। तो लिखिए, जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार, जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार, जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया। एक पर्सन थे, एक वैज्ञानिक थे, पूरा क्रम से देखेंगे कौन कौन से वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जॉन रे आए, जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया। लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में, जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में, जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। समयावधि लिख लीजिए, 1707 से 1778 एडी। ये वो समय है जब औरंगजेब का शासन खत्म हुआ था, मुगल काल का पतन प्रारंभ हुआ था, और उसी टाइम कैरोलस लीनियस का जन्म हुआ था, 1708 से 1778। कैरोलस लीनियस का है। लीनियस ने अपनी पुस्तक, किसने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, इन पुस्तकों के नाम लिख लीजिए, 3-4 पुस्तकें हैं, और इन चारों पुस्तकों में उसने जीवधारियों के वर्गीकरण पे बड़ा विस्तृत विवेचन लिखा है। तो 4 पुस्तकें लिखवाऊंगा, इन चारों पुस्तकों के नाम लिखिएगा। लीनियस ने अपनी पुस्तक, नाम पहली नंबर की बुक है जेनेरा प्लांटेरम, लिख दें कि लिखना पड़े, लिख लेंगे, जेनेरा प्लांटेरम। दूसरी है सिस्टेमा नेचुरी। ये पुस्तक पूछी जा चुकी है कि किस वैज्ञानिक की है, सिस्टेमा नेचुरी। नेक्स्ट पुस्तक है क्लासेस प्लांटेरम। नेक्स्ट है फिलासोफिया बोटेनिका। ये 4 पुस्तकें हैं। मैं जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत प्रकाश डाला। देखिए, ये जो तरीका है ना, ये बहुत बढ़िया। ये आपको किसने बताया है? अच्छा, हाँ, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। दोनों तरफ मार्जिन बना लीजिए। जो आलसी लोग हैं उनके लिए एक तरीका होता है कि ऐसे करके मोड़ लेते हैं, वो इधर से उधर से। पटरी का काम नहीं हो तो आप बगल से मोड़ भी सकते हो और मोड़ करके लिख लो। तो कोशिश रहे, इससे जो है ना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही मिलेगा एग्ज़ाम में भी, ऐसे ही कॉपी मिलेगी। वो खींच के देंगे, उन्हें पता है टाइम नहीं होगा इनके पास, और खींचेंगे भी नहीं। आधा धुन लिखे खींचेंगे भी तो शुरुआत के पन्नों में तो खींच लेंगे, लेकिन लास्ट में छोड़ ही देंगे पक्का। यही करते हैं हम लोग अपने एग्ज़ाम्स में। तो ये आप लोग कर लो, घर से करके लाया करो, इसमें लिखने की हैबिट डालो, अच्छा लगता है। तो ये 4 पुस्तकें हैं। मैं जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर, यानी सिस्टेमा नेचुरी में, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में
संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में बांटा, दो जगतों में बांटा। संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में बांटा, दो किंगडम्स में बांटा, दो किंगडम्स। दो किंगडम्स में बांटा। कौन कौन सी हैं बताइए? नंबर 1 प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। यानी कि नंबर 1 है उसमें, पहला है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। पादप और जंतु, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये रोल आपका कैरोनस लीनियस का है, इस महापुरुष का सबसे बड़ी देन है, ठीक है, कैरोनस लीनियस का। इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई, इससे वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू हुई, वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू हुई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण का, उसी से आधुनिक वर्गीकरण का, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, नींव पड़ी। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वर्गीकी पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये कैसी कैसी प्रणाली है? द्विजगत प्रणाली है, यानी कि पूरे जीवधारी दो जगत में बांटे गए। कौन कौन सा जगत? पादप और जंतु, ठीक है। फिर क्या हुआ? धीरे 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 1969, ये इस तिथि में क्या क्या हुआ था? 1969 का भारतीय इतिहास में देखा जाए तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना। जितने भी बैंक थे सबका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसी साल एक आदमी था जिसका नाम था हुइटेकर। हुइटेकर महोदय ने द्विजगत प्रणाली को 5 जगत प्रणाली में विभाजित कर दिया, ठीक है। द्विजगत प्रणाली का स्थान 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। तो लिख लीजिए इस बात को भी। परंपरागत द्विजगत का वर्गीकरण, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हुइटेकर टेकर लिख लीजिए, सुधार कर लीजिए यदि सही नहीं लिखा तो। हुइटेकर, डबल टा है ये, टा के नीचे टा। हुइटेकर द्वारा सन 1969 एडी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। अब ये 5 जगत प्रणाली कौन कौन सी हैं? नाम लिख लीजिए। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 1 मोनेरा, नंबर 1 मोनेरा। मोनेरा में कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए। अब एक एक करके इनके बारे में लिखते भी, पहले क्रम से पहले 5 लिख लीजिए, फिर एक एक के बारे में लिखवा देता हूँ। मोनेरा के बाद दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सा नाम सब सुना ही होगा, है ना, सब पढ़ा हुआ है। मोनेरा, प्रोटिस्टा। पादप यानी प्लांटी, पादप, कवक फंगी, और एनिमल जंतु, ये 5 हैं। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। तो इसमें पादप और जंतु जो कैरोनस लीनियस ने किया था वो भी सम्मिलित हैं, लेकिन उसके अलावा भी फंगी नया आ गया, प्रोटिस्टा आ गया और मोनेरा आ गया, ये 3 और जुड़ गए। अब एक एक करके लिखिए मोनेरा में कौन कौन है। नंबर 1 मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा में कौन कौन है? देखिए इसमें अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब सेल थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा 2 प्रकार की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। यानी कि एक ऐसी प्रोकैरियोटिक मतलब अभी सेल का विकास हुआ नहीं, पूर्ण रूप से विकसित सेल नहीं है। एक सेल ऐसी है जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है, जिसमें केंद्रक विकसित हो चुका है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया विकसित हो चुका है, जिसमें अंतःद्रव्य प्रदल की जालिका है, जिसमें राइबोसोम्स हैं, जिसमें गुणसूत्र हैं, जिसमें सब कुछ है, सारे अंग स्पष्ट हैं, सुव्यवस्थित है। लेकिन एक ऐसी कोशिका जो अभी बहुत प्राचीन कोशिका है जिसमें पूरा विकास नहीं हुआ, ठीक है, सारे पदार्थ यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ, बाकी सब पढ़ाऊंगा। इसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक होता ही नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें केंद्रक होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा,
ठीक है। तो मोनेरा में कैसे जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले। लिख लीजिए, इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, अर्थात जिसमें आनुवांशिक पदार्थ तो होता है। आनुवांशिक पदार्थ समझते हैं किसे कहते हैं? कौन सा होता है? डीएनए, आरएनए, ठीक है। गुणसूत्र होते हैं ना, उसी में डीएनए पाया जाता है। जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं, जो आपको आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ कैसे पदार्थ होते हैं? जो वंशानुगत, एक वंश से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जो मेरे को मिला है, मेरे फादर से मिला, मेरी मदर से मिला, ठीक है। तो ये ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अब वो कुछ भी हो सकता है, रोग भी मिल सकता है आपको, रोग भी मिल सकता है, आपके आंखों का आकार मिल सकता है, नाक, कान, गला, कुछ भी मिल सकता है आपको। बोलते हैं ना, नाक इसकी पापा की तरह है, ठीक है, आंख इसकी मम्मी की तरह है। तो कुछ मम्मी से कुछ पापा से, लेकिन प्रभावी मम्मी ज़्यादा रहती हैं। पापा, पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो अप्रभावी होता है, एक्स गुणसूत्र जो है वो प्रभावी होता है, ठीक है। लेकिन महिलाओं में वो दिखता नहीं है। हमेशा रोग यदि किसी होगा तो पुरुष को होगा, महिला छिपा लेती है। अभी पढ़ाऊंगा जब कभी हो तो आप देखेंगे कि यदि मेरी माँ को वर्णांधता है, लेकिन उसे यदि किसी औरत को वर्णांधता है, ठीक है, आमतौर पे आप देखेंगे जो आनुवांशिक रोग होंगे, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, आप जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता। उससे पूछो कौन सा रंग है तो बताने में बड़ा दिक्कत होगा उसको, बड़े मुश्किल से बता पाएगा, वो बताएगा भी तो गलत बताएगा, ठीक है। रेलवे वगैरह में तो इसका चेकअप होता है कि आपका, एयरफोर्स में भी होता है भाई, जहाँ हरे और लाल रंग की लाइटें ही हैं तो वहाँ तो होगा ही होगा। और मेरे ख्याल से हर जगह होता है, ठीक है, लाल रंग और हरे रंग का वर्णांध है कि नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे आपकी माँ है, अब आपको वर्णांधता हो गई, आपके फादर को नहीं है और आपके माँ को भी नहीं है, लेकिन आपको है, और आपकी बहन को नहीं है, बहन को नहीं है। तो जानते हैं क्या होता है उसमें? दादा को रही होगी दादा को होती तो पापा को पक्का होती। अब इस केस में होता कि पापा को तो नहीं है, इसका मतलब दादा को तो पक्का नहीं होगी, ठीक है। इसमें माँ के पास है, माँ के पास वर्णांधता का जीन है जो छुपा हुआ है, जो प्रभावी नहीं है, जो छुपा हुआ है, जो दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई देगा अगली पीढ़ी में, और अगली पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ पुत्र को दिखाई देगा, पुत्री को तब भी नहीं दिखाई देगा। बोलते महिला सशक्तिकरण करो, है ना, ये पूरा जो इन्वायरमेंट है इसने महिला सशक्तिकरण करके भेजा है, ठीक है। तो जो अनुवांशिक रोग होते हैं सब पढ़ेंगे, क्यों होते हैं ये भी पढ़ेंगे। एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र आप जानते हैं, ठीक है। आप देखते हो ना काफ़ी देर बाद, जैसे कि ये मैं 21-22 साल के बाद लड़कों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और इतनी गति से बढ़ते हैं कि एक समय बाद गंजापन का शिकार आज में ज़्यादा चल रहा है। कई तरीके होते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है जो आमतौर पे डॉक्टर आपको बताएगा, वो होता है कि पुरुषों का वाई गुणसूत्र एक्टिव हो जाता है। महिलाओं में तो वाई गुणसूत्र पाया नहीं जाता, महिलाओं में एक्स पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में जो वाई गुणसूत्र होता है जब वो एक्टिव होता है उसके बाद बहुत कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है। आपके बाल भी झड़ने लग सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ होती है। बाल झड़ने के और भी बहुत कारण होते हैं, फंगी कारण, डैंड्रफ, पता चला कवक लग गया पूरे इसमें, आए दिन रोज़ निकाल रहे हो, रोज़ जो है, तो उसके लिए डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं करो, कैंडिड टीबी शैम्पू ले लो, ठीक है, उसे लगाओ और उससे सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। अभी अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, तो बहुत मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा और आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सारे रोग हम देखेंगे, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिकता, हाँ, वाई गुणसूत्र भर की बात हुई थी तो अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। आप जो है ना क्या चाहते हैं, झड़ता है, वो दूसरे कारण से झड़ता है, पोल्यूशंस के कारण से, ठीक है, और भी रीजंस होते हैं, वो बाद में, अभी चर्चा मैं करूँगा, उस टॉपिक पे आऊँगा, ठीक है। अभी आपके नहीं झड़ रहे, अभी एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ तो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे, लेकिन उसमें क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं होता है,
केंद्रक क्या करता है, कोशिका द्रव्य से अनुवांशिक पदार्थ को अलग रखने का काम करता है। जब हम सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप क्लियरली एक एक चीज़ समझ जाओगे। तो इसलिए अभी ये नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा छोड़ देना है कि अगली क्लास में समझ में आएगा। कल मैं सेल ही पढ़ाऊँगा, सेल का पूरा डायग्राम के बिना नहीं पढ़ा सकता मैं सेल, तो पूरा डायग्राम बनाऊँगा फिर डायग्राम से पढ़ाऊँगा, तभी सेल को अच्छे से समझेंगे आप। बड़ा खुश हो रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। नेक्स्ट आगे, अब जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे जीवाणु आता है, बैक्टीरिया आता है इसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत, जैसे जीवाणु और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे है ना, जैसे जीवाणु और नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, यूनिसेलुलर। इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं जिनकी केवल एक ही कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका, बाकी नहीं। आप बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुत कोशिकाएं आपके अंदर अरबों खरबों की संख्या में है, कुछ में केवल एक ही कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, कौन है ये, इनके नाम कुछ लिख लीजिए, जैसे अमीबा। अमीबा का ऐसी भी आकृति बना दो, एग्जामिनर को सोचेगा बहुत बढ़िया बनाया है। ठीक है, अमीबा का चित्र बनाना सबसे आसान है। कैसा चित्र रहता था उसका, कैसे भी बना दो, जिसकी सबसे ज़्यादा आर्ट होगी, सबसे ऐसे करके कुछ भी बनता है उसका, कुछ भी बना दो। ये हो गया अमीबा। ठीक है, अमीबा। दूसरा है पैरामीशियम। पैरामीशियम देखोगे, चप्पल नुमा आकृति, हाँ पैरामीशियम। नेक्स्ट है आपका युगलीना। युगलीना भी वैसे ही होता है, ऐसे ऐसे करके होता है कुछ। ठीक है, बाद में बनाएंगे युगलीना। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आदि, ये एक यूनिसेलुलर हैं, बाकी अभी आगे और पढ़ेंगे जो एग्जाम्पल आएंगे। नेक्स्ट है आपका प्लांटी, यानी कि पादप। पादप जगत तीसरे नंबर पे लिखवाया था। इसमें जानते हैं बहुकोशिकीय पौधे आते हैं, इसमें बहुकोशिकीय पौधे। ठीक है, और सभी प्रकार की वनस्पतियाँ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कवक, फंगी। फंगी जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका होती है इनकी। फंगी की क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और इसमें जो है यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं पाया जाता है। फंगी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन तो नहीं होंगे, और क्या होगा, खाना नहीं बना पाएंगे, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। कवक, कवक जो होते हैं, तभी देखते हैं, कवक देखा है, जैसे कि ब्रेड लीजिए, ब्रेड 3-4 दिन रख दीजिए तो खुद ही आ जाएगा ब्रेड के ऊपर। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो उसमें हरा रंग का तो है नहीं, क्योंकि उसमें है नहीं पार्टनर, और अपना भोजन खुद नहीं बनाता, इसलिए दूसरों के भोजन पे आ जाता है। उसको भोजन इसी सब चीज़ों से मिलता है। ठीक है, कवक। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमेलिया, यानी कि एनिमल, यानी कि आपका जंतु। जंतु, इस जगत में बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु पाए जाते हैं। इस जगत में बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जंतु पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका जीवधारियों का वर्गीकरण। यदि इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। आमतौर पे सारी चीज़ें इतने से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था, ये भी आपका हो गया।